हेलो फ्रेंड्स। टैक्स ऑडिट का टाइम चल रहा है। 30 सितंबर आने ही वाली है जो होती है टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट। टैक्स ऑडिट में क्या क्या चेक पॉइंट्स होते हैं, किन किन चीज़ों को हमें चेक करना होता है टैक्स ऑडिट में, ये हम देखेंगे। और ये जो वीडियो है ये आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो। अगर आप एक सीए हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एक प्रोफेशनल हो, आप टैक्स ऑडिट करने जा रहे हो, आर्टिकल हो, सीए के स्टाफ हो, कोई भी हो, वो भी इस वीडियो को देख सकता है। एंड अगर आप खुद अकाउंटेंट हैं, क्लाइंट्स हैं जो डेटा देते हैं सीए को टैक्स ऑडिट के लिए, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख सकते हैं। तो अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे मैं आपको लेकर चल रहा हूं चेक पॉइंट्स की तरफ। तो वो चेक पॉइंट्स क्या क्या हैं, सबसे पहले देखिए, जब एज अ सीए आपके पास डेटा आता है पहला, या आप डेटा लेके जा रहे हैं अपने प्रोफेशनल के पास, सीए के पास, तो आपको खुद से क्या चीजें चेक करनी है। ओपनिंग बैलेंस, जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है उसमें जो जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहे हैं उसको आपको चेक करना है लेजर वाइज, कि वो ओपनिंग कैरी फॉरवर्ड हो रही है इस ईयर में, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है जिसका हम लोग टैक्स ऑडिट करने जा रहे हैं। वो जो ओपनिंग बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको जरूर चेक करिए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट जो है वो टैली यूज कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है और कॉन्टिन्यूएशन में वो यूज कर रहा है, कि ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर का जो है सॉफ्टवेयर वो टैली है वो अलग है, इस ईयर का टैली अलग है। तो अगर ऐसा है तो फिर तो देखिए जो यहाँ पर एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज वही टैली कंटिन्यू हो रही है। लेकिन अगर टैली अलग अलग है, सॉफ्टवेयर अलग अलग है, सिस्टम पूरा अलग अलग है, फिर वहां पर ओपनिंग बैलेंस आपको चेक करना है, क्योंकि एरर के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है सर। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको बुक्स के टर्नओवर को हमेशा मैच करना है जीएसटी के टर्नओवर से। और अगर कोई वेरिएशन है तो भाई वो आप पहले से चेक कर लो। और अगर आप खुद एक प्रोफेशनल हैं जो टैक्स ऑडिट कर रहे हैं, तो आपको अपने क्लाइंट को इस चीज को इन्फॉर्म करना है। एंड उसके बाद अपनी टैक्स ऑडिट के रिपोर्ट में आपको इसको मेंशन करना है, ये कमेंट्स देना है कि भाई बुक्स का टर्नओवर जीएसटी टर्नओवर से मैच नहीं कर रहा है। तो रीजन क्या है, आप पहले से ही इसको डिस्कस कर लो कि भाई क्या रीजन है कि बुक्स का टर्नओवर अलग है और जीएसटी का अलग है। दोनों मैच कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, आगे चलिए। अच्छा, फिर आपको जो टर्नओवर से रिलेटेड ही होता है आईटीसी का बैलेंस, वो भी चेक करना है। किससे चेक करना है? बुक्स में जितनी आईटीसी का बैलेंस शो कर रहा है उसको आपको चेक करना है जीएसटी पोर्टल से। उसके लिए चाहिए होगा क्लाइंट का आईडी पासवर्ड। तो आप क्लाइंट से आईडी पासवर्ड ले लीजिए, और अगर आप खुद क्लाइंट हैं तो फिर आप सीए को आईडी पासवर्ड दे दीजिए। वो जीएसटी पोर्टल से चेक करेगा आपके बुक्स के आईटीसी के बैलेंस को, कि कोई वेरिएशन तो नहीं है। बिकॉज ये भी मैच होना चाहिए, बिकॉज आपके बुक्स में आईटीसी कुछ और है, पोर्टल पर कुछ और है। हो सकता है कुछ ऐसे बिल है जो आपने टैली में चढ़ा लिया है, पोर्टल पे अपडेट नहीं हुआ है। तो मतलब जो भी वेरिएशन है वो आपके पास पहले से होना चाहिए। कल को नोटिस आ जाए तो आप उसको रिप्लाई कर सकते हो। तो इसको आपको चेक करना है। उसके बाद क्या चेक करना है? आईटीसी का यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर नोटिस आ सकता है। अगर आपको कोई वेरिएशन मिल रहा है, कोई एरर मिल रही है, तो अपने क्लाइंट से जरूर इसको डिस्कस करें, और इसको आप अपने टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट में भी मेंशन करना पड़ेगा। आईटीसी यूटिलाइजेशन, कोई ऐसा आईटीसी तो आपने नहीं यूटिलाइज कर लिया है जो ब्लॉक्ड था, ब्लॉक आईटीसी, या कोई ऐसा आईटीसी जो आपको नहीं लेना चाहिए था वो आपने ले लिया, उससे आपने जीएसटी का पेमेंट कर दिया। ये सारी चीजें आपको चेक करनी है जीएसटी रिटर्न से। ठीक हो गया। अगला, एक तो हो गया टर्नओवर को आपने मैच करा किससे? जीएसटी रिटर्न से। अब आपको टर्नओवर को मैच करना है 26AS एआईएस टीआईएस से। अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जिस पर टीडीएस भी कटता है, उस केस में तो भाई आपका जीएसटी, आपका बुक का टर्नओवर और 26AS, ये तीनों चीजें मैच होनी चाहिए। मैच नहीं हो रही है तो भाई अभी वर्कआउट कर लो, कल को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड हो गई, नोटिस आ जाएगा। तो भाई बुक के टर्नओवर को 26AS एआईएस टीआईएस से मैच कर लीजिए। उसी तरह जीएसटी के टर्नओवर को भी 26AS एआईएस टीआईएस से मैच करिए। अगर कोई वेरिएशन है तो क्लाइंट को बताइए, क्लाइंट को इन्फॉर्म करिए कि भाई ये वेरिएशन क्यों आ रहा है, उस रीजन को रिकॉर्ड करिए। अगर आपको लगता है कि इस चीज को आपको ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना है, जरूर करिए। तो ये चीजें एज अ सीए आपको चेक करनी है। एज अ क्लाइंट
सीए को डेटा देने से पहले आप पहले से ही वर्किंग कर लीजिए। कल को सीए आपसे पूछेगा तो आपके पास आंसर होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टीडीएस की लायबिलिटी चेक करिए। आप ये देखिए जिसका आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो उसके ऊपर टीडीएस की कोई लायबिलिटी तो नहीं है। अगर नहीं है ठीक है, अगर है, बहुत कम ऐसे बिजनेस होते हैं जिनके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी ना हो। कहीं ना कहीं किसी न किसी को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है, नहीं कुछ तो स्टाफ की सैलरी पर। तो उस केस में आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है, टीडीएस का पेमेंट टाइम से हुआ है या नहीं, टीडीएस का रिटर्न फाइल हुआ है या नहीं, अगर फाइल हुआ है तो टाइमली फाइल हुआ है या नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें अलग से टैक्स ऑडिट में रिपोर्ट की जाती हैं। तो और टीडीएस अगर आपको काटना था, आपने नहीं काटा, तो वो जो खर्चा है ना वो भी डिसअलाउ हो जाता है इनकम टैक्स में। तो टीडीएस की लायबिलिटी तो आपको भैया चेक करनी ही करनी है, नहीं चेक करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है उसको मेंशन करिए अपने टॉप टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट में, मिल जाता है प्रॉपर नहीं है उसको मेंशन करिए, पेमेंट टाइम से नहीं हुआ है उसको भी मेंशन करना है, रिटर्न टाइम से फाइल नहीं हुआ है वो भी मेंशन करना है। तो टीडीएस को चेक करिए। उसके बाद आता है कैश बुक को चेक करिए कि क्या आपका क्लाइंट कैश बुक मेंटेन कर रहा है। किस लिए? हमें पता है एक दिन में 10,000 से ऊपर कैश का पेमेंट नहीं कर सकते हैं 40A3 में। उसको आप कैसे चेक करोगे? कैश बुक से। हो सकता है कैश बुक ना हो, कैश रजिस्टर हो, या कोई एक्सेल में मेंटेन करता हो, या ये भी सिस्टम पे ही मेंटेन हो रहा है। कुछ भी डिटेल अगर क्लाइंट के पास है आपको चेक करनी है। अगर कोई पेमेंट कैश में है 10,000 से ऊपर, भैया उसको आपको रिपोर्ट करना है अपने टैक्स ऑडिट की फॉर्म 3 CBCD में। ठीक हो गया। अच्छा सर, उसके बाद चेक करना है कोई ऐसा पेमेंट तो नहीं है जो रिलेटेड पार्टी को किया गया है या कोई रिलेटिव को किया गया है, सगे भाई को, सिस्टर को, मतलब किसी रिलेटिव को पेमेंट तो नहीं गया है। अगर गया है तो क्या वो रीजनेबल है? मीन्स अगर आप बाहर से कोई चीज परचेज करते तो वो भी 1 लाख की पड़ती, आपने अपने सगे भाई से परचेज करी उसको भी 1 लाख रुपए दिया तो ठीक है। आपने भाई किसी और से परचेज करते तो आपने अपने भाई से परचेज कर लिया। तो ये सारी चीजें आपको ना टैक्स ऑडिट करते टाइम ध्यान में रखना है, क्लाइंट से कंफर्म करना है, और अगर आप क्लाइंट हैं तो आपको पहले से इन चीजों की तैयारी करके चलना है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट इस ईयर में हुआ है वो है एमएसएमई रिपोर्टिंग। इसके ऊपर मैंने डिटेल में अलग से वीडियो बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो का लिंक मैं अलग से डाल दूंगा। एमएसएमई रिपोर्टिंग पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, इसको जरूर चेक करिए। क्रेडिटर की लिस्ट ले लीजिए क्लाइंट से, उससे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ले लीजिए। क्रेडिटर से आप कंफर्म करिए वो एमएसएमई में है नहीं है, जो भी, क्योंकि हमें अलग अलग रिपोर्ट करना है ना, एमएसएमई के क्रेडिटर्स अलग और जो नॉन एमएसएमई है उसको अलग रिपोर्ट कर। तो अगर कोई ऐसा पेमेंट है जो एमएसएमई एक्ट के हिसाब से नहीं हुआ है उसको आपको रिपोर्ट करना है, बिकॉज वो भी डिसअलाउ हो जाएगा। तो एमएसएमई से रिलेटेड क्रेडिटर्स कंफर्मेशन ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिटेल में जानना चाहते हैं तो अलग से वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद लास्ट टू लास्ट ईयर एक टैक्स ऑडिट में अपडेट हुआ था कि जो अब आपको एक्सपेंडिचर बताने हैं वो बताने हैं जीएसटी वाइज और नॉन जीएसटी वाइज। अगर आपने 100 रुपीज का एक्सपेंडिचर किया है तो उस एक्सपेंडिचर में जीएसटी का पेमेंट कितना है और नॉन जीएसटी का कितना है वो भी अब आपको रिपोर्ट करना है। तो भाई ये डिटेल भी आपको क्लाइंट से लेनी है, और अगर आप क्लाइंट है तो सीए को ये डिटेल आपको देनी पड़ेगी, बिकॉज ये अब रिपोर्ट होता है। अच्छा सर, उसी की तरह पीएफ ईएसआई का पेमेंट, इसकी ड्यू डेट क्या होती है? एवरी मंथ 15। तो उससे पहले पे हुआ है या नहीं हुआ है उसकी डिटेल ले लीजिए। क्यों? क्योंकि ये भी डिसअलाउ हो जाता है अगर ड्यू डेट के बाद पे करिए तो इसकी डिटेल आपको लेनी है। उसके अलावा अगर आपके बुक्स का बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस अलग अलग है, टैली में बैंक का बैलेंस कुछ और है, एक्चुअल बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस कुछ और है, तो जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस बनता है वो आप क्लाइंट से जरूर ले लीजिए कि भाई अगर डिफरेंस नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, डिफरेंस है तो फिर आपको उसका बीआरएस लेना पड़ेगा, उसको चेक करिए, वेरीफाई करिए। अच्छा सर, उसके बाद आपको आईटीसी की जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि भाई 180 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना है, वरना आपको आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ सकता है। तो ये भी आपको एज अ टैक्स ऑडिटर चेक करना है कि भाई कौन से ऐसे क्रेडिटर्स हैं जिनको आपको पेमेंट करना था विद इन 180 डेज, आपने नहीं किया,
नहीं किया तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। इस रूल को भी आपको चेक करना है। ठीक हो गया। अगला क्या है, फिक्स्ड एसेट्स, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। फिक्स्ड एसेट्स जितनी भी परचेज हुई हैं साल भर में, सबका बिल मंगा लीजिए। कोई बेचा है, मंगा लीजिए। डेप्रिसिएशन की वर्किंग इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन के सबके अलग अलग रेट हैं। ये देखिए भाई कि बुक्स ऑफ अकाउंट में, टैली में जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, क्या वो इनकम टैक्स के हिसाब से है, ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, वेरिएशन तो नहीं है। ये सब चीजें चेक करिए फिक्स्ड एसेट के केस में, ये आपको चेक करना है। इसके अलावा लोन एडवांस अगर कुछ दिख रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में जो बैंक से नहीं है, किसी अदर पार्टी से है, चेक करिए कब दिया है, क्योंकि हमें पता है 20,000 की लिमिट है, उससे ज्यादा हम लोन डिपॉजिट एक्सेप्ट कर नहीं सकते हैं। कैश में तो नहीं आया है, किससे मिला है, किस लिए मिला है, बिजनेस के लिए मिला है, पर्सनल पर्पस के लिए मिला है, कब वापस करेंगे, क्या कुछ रिटर्न एग्रीमेंट है, ये सारी चीजें चेक करिए लोन एडवांसेस के केस में। हाँ, अगर बैंक किससे मिल रहा है तो कोई बात ही नहीं है, बैंक तो खैर पूरी डिटेल मेंटेन करके चलता है। उसके अलावा लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट अगर हुआ है तो ये चेक करिए कि लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट में जो जो चीजें सीए ने मेंशन करी थी, क्या वो सारी चीजें इंप्लीमेंट हुई हैं या नहीं हुई हैं। जैसे कोई गलती, कोई एरर सीए ने बताया था, तो क्या उसको ठीक किया गया है कि नहीं किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है कि लास्ट ईयर की जो टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट है उसमें जो जो चीजें इंप्लीमेंट होने वाली थी, हुई हैं या नहीं हुई हैं। उसके अलावा क्या करना है आपको, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हमने कई बार डिस्कस करा हुआ है, जो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही आपको उसका डिडक्शन मिलता है। जैसे अभी हमने डिस्कस करा है पीएफ, ईएसआई, एमएसएमई, कोई टैक्स है अदर देन इनकम टैक्स, जीएसटी, वो इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह पूरी पूरी लिस्ट है 43 बीएच में, वो आप चेक कर लीजिएगा। तो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो जब आप पे करते हो ना एक्चुअल में, तभी उसका पेमेंट, उसका डिडक्शन आपको अलाउ होता है। ऐसा अगर कुछ है तो उसको जरूर चेक करिए, बिकॉज इसकी वजह से भी नोटिस आ सकता है। अच्छा सर, उसके अलावा एलआईसी और अदर डिडक्शंस, एटीसी, एटीडी, जो जो डिडक्शन एक एसएससी क्लेम करता है अपने आईटीआर में, उसकी डिटेल लीजिए, बिकॉज टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट में उसकी डिटेल भी जाती है। तो अगर कोई एलआईसी का पेमेंट किया है तो भाई उससे मांगिए, रिसिप्ट वगैरह दीजिए, प्रॉपर उसको वेरीफाई करिए। ठीक है सर। उसके अलावा आपको ये चेक करना है कि जिसका आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो, पास्ट में उसकी कोई इनकम टैक्स की डिमांड तो नहीं है, कोई असेसमेंट तो नहीं पास हुआ है, कोई ऑर्डर तो नहीं आ रखा है, क्योंकि ये चीजें भी टैक्स ऑडिट में रिपोर्ट होती हैं। तो उसकी आउटस्टैंडिंग डिमांड भी आपको चेक करनी है। ये भी चेक करना है कोई असेसमेंट तो नहीं हो रखा है पहले। तो ये सारी चीजें आपको चेक करके चलनी है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, स्टॉक वेरिफिकेशन। देखिए, अगर आपको 31 मार्च आपको पता था कि आपको किन किन पार्टी का टैक्स ऑडिट करना है, और अगर आपने 31 मार्च में ही ऑडिट कर लिया है क्लोजिंग स्टॉक का, बहुत अच्छा है। लेकिन कई केस में ऐसा देखा जाता है कि एज ऑन 31 मार्च में हम स्टॉक वेरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं। उस केस में हमें जो जिसका भी टैक्स ऑडिट कर रहे हैं उससे हमें क्या लेना है, कंफर्मेशन, कि जो क्लोजिंग स्टॉक आप बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रहे हो वो एक्चुअल में फिजिकली अवेलेबल था या नहीं। वो आपको अपने लेटर हेड पे या जैसे भी आपको रिटर्न में देगा लिख के कि हाँ हमने वेरीफाई किया है। क्योंकि अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि हम आज की डेट में पीछे जाके स्टॉक को वेरीफाई कर पाए। तो भाई जो मैनेजमेंट कह रहा है हमें तो वही मानना पड़ेगा। ठीक है सर। उसके बाद हमें डेटर को वेरिफिकेशन करना है। जो डेटर का बैलेंस आ रखा है उसको चेक करना है। इसके लिए हमें डेटर्स की लिस्ट ले लेनी है, और रैंडम बेसिस पर अगर बहुत ज़्यादा डेटर्स हैं तो कुछ एक को हमें रैंडम बेसिस पर कॉल करेंगे, मेल करेंगे कि भाई आपका इतना बैलेंस दिखा रहा है मिस्टर ए की बुक्स में, क्या ये सही है। वो कहेगा हाँ सही है, तो ठीक है वेरीफाई। तो डेटर्स का वेरिफिकेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी करना है आपको। उसके अलावा आपको क्या चेक करना है, कोई एब नॉर्मल वेरिएशन तो नहीं है। एब नॉर्मल वेरिएशन सर क्या होता है, पिछली बार ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो था 10%, इस बार है 2%। पिछली बार नेट प्रॉफिट का रेशियो था 5%, इस बार है 18%, या इस बार है 1%। सेल बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट कम हो रहा है, या सेल कम हो रही है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो इस तरह के कुछ भी एब नॉर्मल वेरिएशन अगर हैं, मैं आपको अपना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं। एक मैं टैक्स ऑडिट कर रहा था, उसमें सेल थी
सेल थी 25 लाख की और डेटर्स थे उसमें 28 लाख के, और वो फर्स्ट ईयर था। एसएससी के बिजनेस का फर्स्ट ईयर था। मैंने भाई पूछा, एक बात बताइए, जब आपने सेल ही कर रखी है 25 लाख की, ये आपके डेटर्स 28 लाख के कहां से आ गए भाई? क्या बेच दिया आपने? 3 लाख के एक्स्ट्रा डेटर्स कहां से आ गए? मैंने कहा भाई मैं टैक्स ऑडिट नहीं कर पाऊंगा, या तो मैं मेंशन करूंगा या मैं टैक्स ऑडिट नहीं करूंगा। तो भाई ऐसी एबनॉर्मल वेरिएशंस, ये भी आपको चेक करना है। इसके अलावा जब आप ऑडिट करने जाते हो ना, तो हमेशा आपको हर चीज पे नजर रखनी है कि भाई जहां पे आपको डाउट हो रहा है वो चीजें आप चेक करो, उसको वेरीफाई करो। तो ये था टैक्स ऑडिट से रिलेटेड चेकलिस्ट, चेक पॉइंट, जो हमें चेक करना ही करना है। इसके अलावा भी पॉइंट्स हैं, बट ये वो पॉइंट्स हैं जिनको हमें इग्नोर नहीं करना है। और ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप टैक्स के अपडेट्स पाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।